जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, पृथ्वी दर्पण के न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र योगी माथुर। मित्रों, ये 7वां महीना जुलाई का चल पड़ा है और अगले महीने यानी 15 अगस्त को हम 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। अब 15 अगस्त 1947 की आधी रात को मिली उस आज़ादी के पीछे कितना सत्य है छिपा है, कितना तथ्य है, क्या योजनाएं हैं, क्या मंशा है, क्या उद्देश्य हैं, मित्रों उस पर प्रकाश डालेंगे। उस पर प्रकाश डालना आवश्यक हो गया है क्योंकि 73 साल बाद जब हमारे देश की बागडोर हमारे हाथ में आ ली और कोई भी राजनीतिक दल, पार्टी, संगठन ऐसा कुछ नहीं कर पाया है जिससे हम देश को शांति, समृद्धि, संपन्नता, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी अपनी महान सभ्यता की ओर चले या उनकी कुछ जड़ों को हम मजबूत कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ, हानि हुई है, धरातल पर गए हैं, पतन की ओर गए हैं। तो मित्रों, हर समस्या के पीछे उनके जड़ों तक पहुंचने कि हमें ये देखना चाहिए कि आखिर ये समस्या कहाँ से पैदा हुई और तभी हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, देश की दुर्गति और इन हालात में लाने के लिए मैंने भी कुछ वर्षों से इन देश के शुभचिंतकों से, देश के भक्तों से, देश की आन बान शान, मान मर्यादा, इनकी एकता और अखंडता के लिए जो तत्पर रहते हैं उनसे चर्चा करी, जो सेवा संस्थाएं हैं उनसे चर्चा करी। तो क्या निकल कर आता है कि जिस देश को जो 15 अगस्त 1947 को छद्म आज़ादी का जो हमें एक ढोंग रचा, हमारे सामने एक स्वांग रचा था, उसी के वशीभूत होकर कोई भी राजनीतिक दल ये सोचता है नहीं कि देश फिर से उभर कर आएगा, फिर से संगठित होगा, फिर से शांति और संपन्नता प्राप्त करेगा। उनके जहन में, उनके चिंतन में, उनके मंथन में, उनकी सोच में ये विचार बैठ चुका है कि इस देश पे तो विदेशियों आक्रांताओं का राज रहा है और वे जो गए हैं वे हमें 99 साल का पट्टा दे के गए हैं। वे आएंगे, हमसे राज वापस लेंगे, तब तक के लिए जैसे तैसे करके अपना राज चलाओ, जितना हो सके है इस देश को आर्थिक रूप से निचोड़ा जाए, लूटा जाए, तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, और कोई मंशा नहीं जो हमने अब तक का समझ लिया। उसमें उस सत्य का सामना करने के लिए, सत्य को बोलने के लिए किसी में साहस ही नहीं दिख रहा, कुछ चीज को बोल सके। हमने इतने लोगों से मिले, इतने पदाधिकारियों से मिले, लेकिन सबको अपनी ये लालच होता है कि मैं नौकरी पर लग गया, मुझे फलां नौकरी मिल गई, मैं नेता बन गया, अभिनेता बन गया, काम धंधा बन गया, बिजनेसमैन बन गया, मैं मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर संपन्न हो गया, मुझे क्या जरूरत है, जैसे चल रहा चलने तो तुझे क्या जरूरत है रसक लेने की, बिल्ली के गले में कौन घंटे बांध ले। लेकिन किसी ने तो आके बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी, रिस्क भी लेना पड़ेगा, सत्य को सामने भी लाना पड़ेगा कि आखिर है क्या ये स्वतंत्रता, झूठी आजादी, ये धोखा, ये षड्यंत्र, ये साजिश, ये स्वांग, ये क्या है, किसने चलाई, कैसे। आओ इस पर प्रकाश डालते हैं। और जिसको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो वो गूगल पर जाकर
ट्रांसफर और पावर एग्रीमेंट 1947 बोले, उसमें जो वीडियो बाबा रामदेव की भी है, देशभगत बलिदानी राजू भाई की भी है, राजीव दीक्षित जी की भी है, और भी कई देशभक्तों ने डाल रखी है। और ये एक अखबार है पृथ्वी दर्पण, जिसकी हेडलाइन पर जून के महीने में ये दी गई है, भारत की छद्म संतता ट्रांसफर और पावर एग्रीमेंट। ऊपर है लाल अक्षरों में दिया गया है, नेहरू जिन्ना की सत्ता की भूख में किया गया करोड़ों भारतीयों के साथ धोखा। हम किसी नेता या किसी राजनीतिक पार्टी या घर खानदान को हम बदनाम करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा तो जो केवल और केवल अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और सभ्यता अस्तित्व को संगठित और सुरक्षित करने का उद्देश्य है। इसमें किसी को ये लगे कि ये व्यक्ति यानी मैं योगी माथुर किसी को टारगेट बनाकर अपनी बात को रख रहा हूँ, किसी के प्रतिशोध की भावना से रख रहा हूँ, मैं केवल परिवर्तन की भावना से अपनी बात को रखने जा रहा हूँ। ये हम अर्जी है हमारी, और इससे आगे मर्जी आपकी चलेगी, क्योंकि हम किसी पर दाव प्रेशर नहीं डाल सकते। सर हम तो अपने शुद्ध भावना और इस देश के प्योर केवल सत्य इतिहास को ही आप तक प्रस्तुत कर सकते हैं। जानना समझना आपके विषय बात है, तो तभी ये देश फलित होएगा जब देश के नेता ये मान लेंगे कि देश को कोई तोड़ने वाला नहीं है, ये देश हमारा था, है और रहेगा। अंग्रेजों की वो भूल है जो बोल के गए हैं 99 साल के पट्टे पे दे रहे हैं। अगर ये भारतीय जब 99 साल के पट्टे पे हम वापसी आएंगे तो शरीर से तो भारतीय होंगे, लेकिन अंदर से ही पूरे अंग्रेज हो जाएंगे। और उसका माहौल उसको देखने का आस पास अपने घर परिवार और अड़ोस पड़ोस के समाज में देखने को खूब मिल रहा है कि किस तरफ हमारी युवा पीढ़ी धकी जा रही है, कि किस तरह हम दबे कुचले शोषित भ्रष्टाचारी दुराचारी और पता ना क्या 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 थोप दिया गया। और वे लुटेरे देश थे उनको विकसित बनाकर हमारे भारतीय युवा पीढ़ी को उनका नकलची बना दिया गया है। ये तो माँ भारती की शक्ति है, ईश्वर ही की भक्ति है, कोई महाशक्ति है, कोई परम शक्ति है, जो इसको देश के अस्तित्व की रक्षा कर रहा है और अब तक इसको सुरक्षित रखा गया है। अन्यथा देश के दुश्मनों में अंदर ही अपने देश के अंदर बैठे हुए या देश से बाहर विदेशी हुए, उन्होंने एडी चोटी का जोर लगा लिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आओ तो बढ़ते हैं एक छद्म आज़ादी, झूठी स्वतंत्रता, पावर ऑफ एग्रीमेंट का सत्ता का हस्तांतरण ये कैसे हुआ था। जब प्रत्यक्ष रूप से उनका राज चलता था, फिर अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने साजिंदे बैठा दिए, तुम यहाँ मत जाओ, तुम इनका ढोल पिटो और हम जहाँ से जो नीतियाँ वहाँ से पास करते हैं उन्हीं नीतियों से देश चलाना है। हमारा संविधान भी नकल पे है और हमारे जो प्रतिनिधि हमारी जात जमात क्षेत्र के जो नेता माने गए हैं ये भी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के गुलाम हैं, यानी कि हम गुलामों के गुलाम हैं और हम चाहते हैं कि हमारा भला कर दे। ये नहीं कैसे हमारा भला कर देंगे, खुद फंसे हुए हैं। सांप के मुंह में छतन ना थे, बोलने को बन रहा है, इनका उगड़ने को बन रहा है, इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है, इन्हें एहसास जज्बा नहीं है कि सच्चाई को बोल दे। लेकिन सत्य है, सत्य में जाते हैं, उससे में जाते कभी ना कभी बाहर निकल कर आता है और उसका प्रकाश फूटता है। ना पानी में डूबता, ना आग में जला सकते, ना मिट्टी में दब सकता, ना वायु से कट सकता। सत्य अटल और अकाट्य होता है। तो आओ बढ़े इस भारत के अटूट सत्य की वजह जिससे अभी तक हम और आप वंचित और अनभित थे। राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र पृथ्वी दर्पण, इसमें लाइन दी गई है, नेहरू जिन्ना की सत्ता की भूख ने किया करोड़ों भारतीयों के साथ धोखा। भारत की छद्म स्वतंत्रता और ट्रांसपोर्ट और पावर एग्रीमेंट, नई दिल्ली। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश से 10 अरब रुपया पेंशन प्रति वर्ष ब्रिटेन की राजधानी एलिजाबेथ को जाता है। 10 अरब जी। मैं जल्दी पढ़ूंगा, ज़्यादा इसका विस्तार नहीं करूंगा। अपने बुद्धि से अपने समझ से इसका अंदाजा लगाते जाना, ना समझ में आओ तो वीडियो दोबारा फिर सुनना।
10 अरब रुपया प्रति वर्ष ब्रिटेन की राजधानी एलिजाबेथ को जाता है। गोपनीय समझौतों के तहत प्रति वर्ष 30 टन गौ मांस हमारे यहाँ से ब्रिटेन को दिया जाता है। हम आज भी आजाद भारत के वासी नहीं है, अपनी धरती पर आज भी गुलाम और किराएदार हैं। ध्यान से पढ़िए, सोचिए कि हमारा अस्तित्व क्या है। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद नहीं हुआ था। 99 साल की लीज पर भारत, तथ्य पढ़े जाने से इतिहास को, 99 साल की लीज पर भारत युद्ध भूमि में भारत कभी नहीं हारा, लेकिन अपने चंद गद्दारों से हारा। अपनों ने जो समझौते किए यह उनसे हारा, अपनी मूर्खता से हारा। उन्हीं समझौतों में एक सत्ता के हस्तांतरण का समझौता भी शामिल है। पाकिस्तान गांधी की लाश पर बन रहा था, लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 का ना तो गांधी ने विरोध किया और ना ही जिन्ना ने, ना ही नेहरू ने और ना ही सरदार पटेल ने। सभी ने ब्रिटिश उपनिवेश यानी कि ब्रिटेन की दास्तां स्वीकार की। वाक्य मुझे उसकी बुद्धि पर तरस आता है जो कश्मीर को उपनिवेश इंडिया से उपनिवेश पाकिस्तान में बनाने के लिए रक्त बहाते हैं। ठीक बात है। रथ को छदम, छदम माने मिथ्या, झूठ, धोखा। भारत को छदम स्वतंत्रता देने का विचार सन 1942 में ही कर लिया गया था। 1948 तक का समय सुनिश्चित करना तो महज एक बहाना था। 1947 के जून महीने में यह ज्ञात हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना को पता चला कि उसको टीबी की बीमारी अंतिम स्तर पर है, जिस कारण उसकी अधिक से अधिक 1 वर्ष की आयु शेष बची है। तभी भारत की छदम स्वतंत्रता और भारत विभाजन की प्रक्रिया को तेज कराया गया। 4 जुलाई 1947 से आरंभ हुई है प्रक्रिया। 14 अगस्त 1947 की मात्र 14 दिनों में ही कूटनीतिक षड्यंत्रों के तहत संपूर्ण हुई। गांधी ने कहा था विभाजन मेरी लाश पर होगा, जिसे सुनकर वर्तमान पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने वर्तमान भारतीय क्षेत्रों में आकर बसने के निर्णय को बदल दिया। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया और हिंदू वहीं फंस गए। इसी प्रकार नरसंहार का एक ऐतिहासिक काल आरंभ हुआ। 3 करोड़ हिंदू पाकिस्तान के जबड़े में फंसे रह गए और इसे भयानक नरसंहार के बीच किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आखिर हुआ क्या? 1940 के चुनाव के बाद जो सर्वदलीय संसद बनी, उसी में विभाजन के प्रस्ताव को पारित करने हेतु संयुक्त रूप से 157 वोट समर्थक हेतु डाले गए, जिसमें प्रक्रिया पूरी कर रहा था। प्रमुख पार्टी थी कांग्रेस, मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना एक वकील, लीग कम्युनिस्ट पार्टी था, नेहरू एक वकील था। गांधी समर्थन में पहला हाथ नेहरू ने एक वकील था। उस समय के अधिकतर नेता वकील ही थे। यह सब जानते थे संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, अपितु अल्पकालीन स्वतंत्रता है। जी हाँ, अल्पकालीन स्वतंत्रता। अल्पकालीन स्वतंत्रता का मतलब कुछ समय के लिए, खुश करने के लिए, उल्लू बनाने के लिए, रुख घुमाने के लिए, टोपी पहनाने के लिए ऐसी सोची समझी नीति अपनाई। अगले देश की उस टाइम की भोली भाली भावुक जनता को ऐसा लगा कि हम गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, जिसका धीरे धीरे करके अब इनके पर्दे फाश होने लग रहे हैं। किन किन लोगों ने इस देशवासियों की श्रद्धा, विश्वास और देशभक्ति के साथ डुबडुब के बजाय विश्वासघात किया। अब ये लोग धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं। सर्वप्रथम पहला लीग और कम्युनिस्ट पार्टी लिस्टन पहला हाथ नेहरू ने उठाया। विरोध में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 13 वोट और पड़े, राम राज्य परिषद के 4 वोट पड़े। विभाजन का प्रस्ताव पारित हो गया। उसके बाद इस समस्त प्रक्रिया दिल्ली में औरंगजेब रोड स्थित मोहम्मद अली जिन्ना के घर पर ही संपन्न हुई। जिन्ना इतना धूर्त था कि वहां भूतल पर नेहरू, गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ कानूनी सहमतियां बनाया करते थे। वहीं प्रथम तौर पर जिन्ना अपनी कुछ संपत्तियां औरंगजेब रोड पर स्थित अपने घर बेचने की प्रक्रिया पूरी कर रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना एक वकील था, नेहरू एक वकील था, गांधी एक वकील था। उस समय के अधिकतर नेता वकील ही थे। हाँ बिल्कुल, अम्बेडकर उस टाइम वकील बताया गया है, वहां हम बाहर से वकालत पढ़ के आए थे। न सभी जानते थे संपूर्ण
वोट पड़े और आम प्रसिद्ध की संतरता नहीं है, अपितु 4 बड़े वकील देश जानते थे संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, पुत्र अल्पकालीन स्वतंत्रता। जी हाँ, अल्पकालीन स्वतंत्रता, यह धर्म स्वतंत्रता ही थी जिसमें अधिक और कुछ नहीं था। सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, अर्थात सत्ता जो अंग्रेजों के पास रही और उसकी देखरेख में शासन की व्यवस्था संभालेंगे। आत्मा से बिके और चरित्र से गिरे हुए कुछ लोग सत्ता की हस्तांतरण का साक्षी बना। ट्रांसपोर्ट ऑफ पावर एग्रीमेंट जो लगभग 4000 पेजों में बनाया गया था और जिसमें लगभग 14 समर्थन और जिसमें उसने अगले 50 वर्षों तक सार्वजनिक ना करने का नियम भी लागू किया गया था। वाह, मतलब जितनी समझ थी इतना उतना सब कुछ रख दिया था। सार्वजनिक नहीं कर रहा, जिस देश में विद्रोह बढ़ के मित्रों है थोड़ा सा 4-5 मिनट का, लेकिन पढ़ूंगा इसको सारा, मैं भी समझूंगा कि आप भी इसको देखिए समझे। ये वीडियो शायद इतनी खुल कर इतने स्पष्टता से शायद आज तक कोई देशभक्त इतना गाया जो जिस तरह से अब मैं कैमरे के वीडियो बनाकर इसको सार्वजनिक कर गया हूँ। ठीक है, तो हिम्मत बढ़ा सकते तो बढ़ाना, लेकिन हिम्मत को तोड़ने का प्रयास ना करना। हम तो यही प्रार्थना करेंगे। सन 1997 में इसको सार्वजनिक न करने का नियम भी लागू किया गया था। यह सन 1997 में इसको सार्वजनिक होने से बचाने हेतु समय से पहले ही तत्काल प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने इसकी अवधि 20 वर्ष और बढ़ा दी और यह 2019 तक पुनः सार्वजनिक होने से बच गया। सत्ता के हस्तांतरण के एग्रीमेंट ब्रिटेन सरकार के अधीन भारत समेत 54 देशों के हैं तथा साथ में उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि 54 देश है। 54 देश ब्रिटेन राज्य के अविनिवेश उन निवेशक कहलाते हैं कि उनके अधीन। इन 54 देशों के नागरिक ब्रिटेन की रियासा ब्रैकेट में प्रज्ञा है, अर्थात ये ब्रिटेन के ही नागरिक है। हम भारतीय नागरिक नहीं, ब्रिटेन के नागरिक है। उन 54 देशों के समूह को राष्ट्रमंडल के नाम से जाना जाता है जिसे आप कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं, अर्थात संयुक्त संपत्ति। भारत, पाकिस्तान ये इसमें दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, कनाडा, श्रीलंका, ये सब 54 देश जो ब्रिटेन के अधीन आते हैं। कॉमनवेल्थ संयुक्त संपत्ति। यदि आपको कोई आशंका हो तो उदाहरण के तौर पर आप यूं समझ ले कि ब्रिटेन समेत सभी ब्रिटिश उपनिवेशक अथवा उपमंडल देशों के भारत में विदेशी मित्र तथा राजदूत नहीं होते, अपितु विदेशी मामलों के मंत्री तथा उच्चायुक्त होते हैं। और ठीक इसी प्रकार भारत के इन देशों में विदेशी मामलों के प्रति तथा उच्चायुक्त ही होते हैं। पहले मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, दूसरे पर हाई कमिश्नर, जैसा कि भारत के विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, तो एक सुषमा स्वराज का अधिकृत दर्जा विदेश मंत्री के तौर पर केवल जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम आदि संतुलित देशों में ही रहता है। परंतु ब्रिटेन उपनिवेशक अर्थात राष्ट्रमंडल देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों में सुषमा स्वराज का अधिकार ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ही रहता है। पढ़ बेटा इसने मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन के अगेंस्ट का ही रहता है। आखिर भारत जैसे गुलाम देश की नागरिक कविन एलिजाबेथ की विदेशी मंत्री कैसे हो सकती है, क्योंकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि देश जो कविन एलिजाबेथ के अधिकार क्षेत्र का मालिकाना हक में आते हैं, जिसे आजकल केवल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार उपनिवेशक राष्ट्रमंडल के लिए भारत का कोई राजदूत एम्बेसडर नहीं होता और अपितु मात्र उच्चायुक्त
उच्चायुक्त हाई कमिश्नर होता है। ट्रांसफर और पावर एग्रीमेंट की शर्तें लगभग 4000 पेजों में विस्तार से लिखी गई है, जिसमें कुछ अंश निम्नलिखित हम आपको दे सकते हैं। पहले नंबर, गोरे हमारी भूमि को 99 साल के लिए हम भारतवासियों को ही किराए पर देके गए हैं। पहली शर्त को मैं दोबारा पुनः दोहरा रहा हूं। पहले नंबर, गोरे ही हमारी भूमि को 99 साल के लिए हम भारतवासियों पे लीज के देके, हमारी भूमि हमको लीज पे देके गए हैं। बहुत बड़ी सार्थकता, बहुत बड़ा दिल दमा को झंझोरे लेने वाला सत्य है। दूसरे नंबर पर, भारत का संविधान अभी भी ब्रिटेन के अधीन है, उसी की नकल तर्ज भी बना हुआ है। तीसरे नंबर पर, ब्रिटेन नेशनलिटी अधिनियम 1948 के अंतर्गत भारतीय, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो अथवा सिख ही क्यों ना हो, वो ब्रिटेन की प्रजा है। कोई भी जाति पात मत पर संप्रदाय है, कोई समाज है, वो सारा कोई भारतीय नहीं आता। भारतीय का तो ढोंग पीटा जाता है। असल में सारे ब्रिटेन के अंदर नागरिक के तहत आते हैं। ब्रिटेन की प्रजा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366, 371, 372 व 395 में परिवर्तन की क्षमता भारत की संसद तथा भारत के राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। आम जनता, आप और हम तो किस खेत की गादन मूड़ी है, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों तक का नहीं है। और इसका केवल एक है जनशक्ति। जनशक्ति अगर संगठित होकर अपने अधिकार की आवाज उठाती है तो उसके आगे आगे अच्छे तानाशाही भी धराशाही हो जाते हैं। यही देश का इतिहास रहा है। भारत की संसद तथा भारत के राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। गोपनीय समझौता जिनका खुलासा आज तक नहीं किया जा सकता, उसके तहत हमारे देश में 10 अरब रुपये पेंशन प्रति वर्ष महारानी अंजलिया भेद को जाती है। आपको ये 200 400 रुपये देकर बकाया जाते हैं। अब बुढ़ापे की है, किसी को स्वतंत्रता सेनानी की, किसी को सर्विस से सेवांत करने के बाद है। लेकिन उसको देखो ना, 10 अरब रुपया अकेले महारानी अंजलिया भेद को जाता। उसने क्या करा था? कौन से देश के उत्थान और उद्धार के लिए उन्होंने संघर्ष किया था? वो बताएगा। देश का ठेकेदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये और अन्य जितने भी देश की सुरक्षा में लगे, को बताएगा क्या हो रहा है। गोपनीय समझौता जिसका खुलासा आज तक नहीं किया गया है, हमारे देश में 10 अरब रुपये पेंशन प्रति वर्ष महारानी प्रति। 6 नंबर पर है, इन्हीं गोपनीय समझौतों के तहत प्रति वर्ष 30,000 टन गौ मांस ब्रिटेन को दिया जाता है। और यही गोपनीयता है जिसकी शपथ भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा अन्य समस्त मंत्री तथा प्रशासनिक अधिकारी लेते हैं। उपरोक्त शपथ पदाधिकारी समस्त देशों की भांति मात्र पद की शपथ नहीं लेते, तो पद एवं गोपनीय की रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। शपथ किस चीज की लेते हैं, किसके अधीन लेते हैं, क्यों लेते हैं, कोई खुल के इसके बारे में नहीं लिखी गई। और गौ माता जो हर हमारे मंदिर, धार्मिक पूजनीय स्थलों पर मूर्ति पत्थर की बनाते हैं, पूजते हैं। श्री राम दर्शाते हैं गौ भगत थे, श्री कृष्ण दर्शाते हैं गौ भगत से, देव आदि देव महादेव शिव जी दर्शाते थे गौ भगत थे। प्रत्येक देवी देवता ने ये बोला है कि मेरी पूजा आराधना प्रार्थना करने की बजाय गौ की सेवा करो, उसी में मेरी हो जाती है। जिस गौ को इस भारतीय सनातन संस्कृति में एक माता का दर्जा दिया गया, वहाँ उसका कितना टन मांस यहाँ से वहां जाता है, ये बहुत ही दुखदायक और पीड़ादायक और एक आध्यात्मिक, एक आस्था पर चोट पहुंचाने वाली खबर है, सूचना है। समय को ना गवाते, चलो आगे की शर्तों की तरफ बढ़ते हैं। शर्त नंबर 7 है,
अनुच्छेद 348 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और संसद की कार्रवाई केवल अंग्रेजी भाषा में ही होगी। बेटा जो जो लिख रखी है ना ये कथा, ये अनुच्छेद निकाल के देखना इस पर संविधान में, ठीक है। 8 राष्ट्रमंडल समूह के किसी भी देश पर भारत पहले हमला नहीं कर सकता। यही वजह कि हम पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं कर सकते। कारगिल में हमने सिर्फ वो जमीन पाकिस्तान ने हथियाई थी उसे वापस पाया है। 9 भारत किसी भी राष्ट्रमंडल समूह के किसी भी देश को जबरदस्ती अपनी सीमा में नहीं मिला सकता। ऐसे बहुत से नियम और शर्तें लिखित रूप से दर्ज है ट्रांसपोर्ट ऑफ पावर एग्रीमेंट में। यदि भविष्य में भारत किसी भी नियम और शर्त को भंग करता है तो 1 नंबर पर भारत का संविधान तत्काल प्रभाव से न्यूलैंड वार्ड हो जाएगा, न्यूलैंड वार्ड हो जाएगा। दूसरे में सदन स्वतंत्रता भी छीन ली जाएगी, जो ये है वो भी छीन ली जाएगी। ये डराया भी गया है, कोई हिम्मत ना करे इनके अंदर इनकी सोच पर गुलामी की जंजीर पड़ी रहे, ये आव भाव स्वभाव से गुलामी बने रहे। ये मन से मान लें कि हम पैदा हुए तभी गुलाम थे और जब तक जिंदा रहेंगे तभी गुलाम रहेंगे, और गुलाम नहीं, हम तो गुलामों के गुलाम हैं फिलहाल तो भी छिल जाएगी। तीसरे नंबर भारत में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा, क्योंकि उसी के आधार पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का निर्माण किया गया था। 4 ब्रिटेन से राज पुनः लागू हो जाएगा पूर्ण रूप से। यदि आज कश्मीर पाकिस्तान भारत में पाकिस्तान को दे दो तो वो भी ब्रिटेन की रानी का ही रहेगा। 2 सिखों को भी खालिस्तान दे दिया जाए तो वो ब्रिटेन का ही रानी का रहेगा। पूरा पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका भी रानी का ही है। 4 आज भी कलवे अंजला वेद के अधीन है, यह कहना छोड़ दीजिए कि हम स्वतंत्र हैं। आज तक कि बिना किसी रक्त बहा किसी को स्वतंत्रता नहीं मिली। अब भविष्य में पुनः किसी गांधी नेहरू पर विश्वास न करना। आज वासुदेव, बलवंत खड़गे, वीर साहू, नाथूराम गोडसे, डॉक्टर पुंजे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बंकट वसुदत्त, रोशन सिंह, मदनलाल ढींगरा आदि देशभक्त क्यों नहीं पैदा हो रहे? पैदा हो रहे हैं। मैंने क्या कहा है, देशभक्त क्यों पैदा होने बंद हो गए? नहीं, यहाँ देशभक्त पैदा होने बंद नहीं हो सकते। यहाँ देशभक्त पैदा होने बंद हो गए तो देश पर चपड़बंदूकों का राज हो जाएगा, देश का अस्तित्व मिट जाएगा। देश का अस्तित्व मिटेगा तो इस पृथ्वी का अस्तित्व मिटेगा, ये पूर्ण सत्य है। तो यहाँ पर देशभक्त पैदा होने बंद नहीं हो सकते, क्योंकि भारत की जनता का सदम स्वतंत्रता और गांधी नेहरू की झूठी कहानियां सुना कर खोखला कर दिया गया है। नई पीढ़ी अपने कैरियर और मौज मस्ती को लेकर हाथमुद्द है, हाथों में झूलते हुए वीर के गिलास और ओठों पर सुरक्ति सिगरेट की धुएं से उड़ता हुआ पराक्रम और सूर्य की वीरता नष्ट होती दिखाई दे रही है। आज चाणक्य भी आ जाए तो उसका निसंदेह उन्हें संपूर्ण भारत में एक भी योग्य पराक्रम में पुरुष प्राप्त नहीं होगा। भारत और लाखों करोड़ों युवाओं के रूप में कभी भी राष्ट्रीय ब्रह्मचर्य की शक्ति के रूप में समस्त विश्व में प्रतिष्ठिता और आज विडम्बना देखो। आज उसी देश की वीर्यवान व्यक्ति अपने बल बुद्धि पर समाज को विद्यमान में ही और युवावस्था में नष्ट कर देते हैं। बुढ़ापे तक पहुंचते नहीं, जवानी में बुढ़ापा बुला लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं हमारे शरीर के अंदर कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति, कितने सामर्थ्य है। वह उस ज्ञान और जानकारी के अभाव में अपने समय को, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपने साहस को, अपने अंदर छुपी हुई अनंत शक्तियों को मिसयूज कर देता है, मिसलाइट कर देता है, उन्हें दिशाहीन कर देता है, ऊर्जाहीन कर देता है। केवल और केवल उस विद्या के कारण, उस ज्ञान के कारण, उस समझ के कारण जिसका वो अधिकारी था, लेकिन कुछ षड्यंत्र नीतियों के कारण उसे वंचित रखा गया, नष्ट कर डालते हैं। सेना हमारी रक्षक है, किंतु
भारत में सेना का मनोबल तोड़ने के लिए 1947 से ही लगातार षड्यंत्र जारी है। 1947 में भारत सेना जब पाकिस्तान को पराजित कर रही थी तब सेना वापस बुला ली गई थी। सैनिक हथियार बनाने और परेड करने के स्थान पर जूते बनाने लगे। 1965 में जीती हुई धरती के साथ हमने अपने प्यारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को खो बैठे। सन 1971 में पाकिस्तान के 99,000 युद्धबंदी छोड़ दिए गए, लेकिन भारत के लगभग 54 सैनिक वापस नहीं आए। एजलाबेद के लिए इतना कुछ करने के बावजूद इंदिरा और राजीव दोनों मारे गए। आप हमसे निवेदन है कि आप संगठित होकर एकजुट होकर अपने धर्म राष्ट्र की रक्षा करें। बता सके तो इसे नष्ट होने का सनातनी वैदिक धर्म तथा वीर आर्यों की इस पवित्र पवन स्वरूप इस राष्ट्र को हम परतंत्र क्यों करें? हम ब्रिटेन के नागरिक क्यों बने रहे? हम ब्रिटेन के गुलाम क्यों बने रहे? राष्ट्रमंडल का विरोध क्यों करें? हस्तांतरण का विरोध करें? कभी नहीं इंदिराबाद की दास्ता का विरोध करें? क्या आप में आर्य तो अभी भी जीवित है? क्या आप आर्यव्रत के नाम से प्रतिष्ठित इस भारत भूमि को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त करा सकते हैं? क्या आप वीर सावरकर, वासुदेव, बलवंत फाकड़े, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल आदि को अवतार बना सकते हैं? तो लड़ना ना भूलें, और ना तो आप सुरक्षित रहेंगे और ना ही अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत और प्रथम राष्ट्र धर्म वंदे मातरम। मित्रों, ये आपके सामने जो पढ़े और आशा उम्मीद करता हूं कि आपने भी ध्यान से सुनी और इस पर चिंतन मंथन करेंगे। मित्रों, चलते चलते मैं अंतिम एक बात कहना चाहूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। मित्रों, आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें मनुष्य में और जानवर में समान रूप से पाई गई है। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन। लेकिन मनुष्य को जानवर से भिन्न क्यों क्या बनाता है? वो बनाता है हमारे अंदर दिलो दिमाग आत्मा में बसे हुआ धर्म। राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, जो हमने निभाने हैं, जो करने हैं। यदि मनुष्य से, उसके मन से वो धर्म निकाल दे, वो सद्भावना निकाल दे, उद्देश्य निकाल दे, कर्तव्य निकाल दे, तो मनुष्य और जानवर में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। वो मनुष्य उस जानवर के समान ही हो जाता है। इसलिए मनुष्य है मेरे मनुष्य जाति के वीर भाई बहनों, नौजवान साथियों, माता पिता, और आदरणीय बुजुर्ग जो जीवन में अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, जो हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे माता तुल्य हैं, उनको भी इस भारत को एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नई आज़ादी और पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले चले। हमने इस पर विचार किया गया है। इस देश को एक संपूर्ण क्रांति देने के देश जब भ्रमितवाद और भौतिकवाद से बाहर निकलेगा तो पूरे विश्व का मार्गदर्शी भी होगा। तभी इसके देश की महानता, एकता, अखंडता और सभ्यता सदियों सदियों तक बरकरार रहेगी। जैसे भी हो जाए हो, इस वीडियो को, इस विचार को आगे बढ़ाएं कि कहाँ से हम भूल चूक करते हुए इतिहास तोड़ता मरोड़ता गड़ता हमें यहाँ तक लिया है। अब समय है अपनी हमें उन भूल चूकों को सुधारने का, जो जिसे हम कहीं पर पीछे छोड़ आए थे गलती से। अब का अगर हम चूक गए तो शायद ही कभी हम इस देश के अस्तित्व की रक्षा कर पाएंगे, एकता की रक्षा कर पाएंगे, सभ्यता की रक्षा कर पाएंगे। तो मित्रों,
ये छद्म संतरता झूठी राजनीति झूठी आज़ादी की कहानी मैंने आपके समक्ष रखी। आशा है कि आपके दिल की गहराइयों से इसको सोचे समझेंगे। इन्हीं भावना विचारधाराओं के साथ आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सर्वप्रथम राष्ट्र धर्म वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय।